नमस्कार, केबी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। कर्नाटका चालकर ಒಕ್ಕೂಟ बीदर शाखा ने श्रीराम ऑटो फाइनेंस के विरुद्ध प्रदर्शन किया। डीटी कुमारस्वामी की नजर कृषि विभाग पर। युवा एवं आदिवासी कल्याण मंत्री नागेंद्र 6 जून को इस्तीफा दे सकते हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार बननी तय है। इस बीच एनडीए गठबंधन में मंत्रालयों के बंटवारे के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा जारी। 8 नहीं, अब 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे हो सकता है समारोह। अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका चालकर ಒಕ್ಕೂಟ बीदर शाखा ने आज शहर के अम्बेडकर चौक पर शहर में श्रीराम ऑटो फाइनेंस के विरुद्ध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि फाइनेंस किए गए वाहनों का इंश्योरेंस करा के ग्राहकों पर बड़ी रकम का बोझ डाला जा रहा है, फिर जबरन वसूल किया जा रहा है। इस मौके पर ಒಕ್ಕೂಟ के जिम्मेदारों ने बात की। कैमरामैन कुबुराज का कवरेज। हमारे बीदर जिले में कर्नाटक चालकर ಒಕ್ಕೂಟ के तरफ से हम जो आज रैली निकाला गया था, और रैली का ये मुद्दा था कि श्रीराम फाइनेंस के विरुद्ध, जो श्रीराम फाइनेंस में हमारे लिए जो सभी ड्राइवर के लिए क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस उनका मन मर्जी से कर रहे हैं, विदाउट इन्फॉर्मेशन। ना गाड़ी ओनर को बोलना, ना गाड़ी के वो ड्राइवरों को बोलना, किसी को ना पूछना, उनका मन मर्जी से कर रहे हैं। तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट से जाके पूछे क्यों ऐसा कर रहे हैं। बोले तो हमारा एक्ट में है, हम ऐसा ही करते, तुम्हारे को अगर ज़रूरी नहीं तो तुम्हारा लोन क्लियर कर लो, और ऐसा बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट अमाउंट भी है, अगर तुम करो भाई, हम मना नहीं कर रहे, तो डिफरेंट अमाउंट तुम मार्केट को तो छोड़ के नहीं है ना, तुम इंडिया में है ना, इंडिया में जो मार्केट में जो नेशनल है, ओरिएंटल है, उनका जो रेट है उससे 100, 200, 1000 बढ़ के ले लो। उससे भी तुम दुगुना तिगुना 10 गुना ले रहे, 10,000 12,000। क्या हम चोरी से लेके आ रहे पैसे? चोरी से लेके आ रहे क्या? हम लोग है बोल के आप लोग है, आपका वजह से हम लोग नहीं है। हम जब ड्राइवर अगर श्रीराम फाइनेंस में लोन करना ही बंद कर दिए तो तुम्हारा जीना हराम हो जाता। मैं ये मीडिया के तरफ से उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये छोड़ देना आप लोग। और हमारा जितना दिन का भी हम लोग कर रहे हैं ना वो अगर आधा हुए तो भी उसका 2 साल का तुम ब्याज लेके ले रहे, फुगार तो नहीं दे रहे भाई हमारे को लोन। उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे, ये स्टॉप करो, नहीं तो आगे के दिन में हम पूरा रोड को उतर के ओवरऑल कर्नाटक में होराट के लिए हम रेडी में है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम हुलेप्पा डुम्मे है, कर्नाटक चालकर ಒಕ್ಕೂಟ ಬೀದರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂದಿಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ಥರ 1-2-3 ಕಂತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 1-2 ಕಂತು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಒಯ್ದು ಸೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮುಂದೆ ಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಧನ್ಯವಾದ। बीदर शहर के सरकारी आईटीआई कॉलेज में जॉब मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों ने भाग लेकर युवाओं को रोजगार का ऑफर दिया। इसमें कई विद्यार्थियों को सेलेक्ट भी किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मैं लक्ष्मीकांत, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आईटीआई बीदर और भालगी का इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ। आईटीआई जो एडमिशन करते हैं वो ट्रेनीज़ को हर साल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कैंपस इंटू डिफरेंट हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, पूना, औरंगाबाद तरफ से कंपनीज़ आके यहाँ पर कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट करके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या बेसिक ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट करके लेके जाते हैं। इसी तरह अभी इस 2024 में अभी जून आज 6 तारीख को बेंगलोर बीदर शहर के रंग मंदिर में आज जगतगुरु नरेंद्राचार्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस अवसर पर अखिल भारतीय महिला सेना की कार्यदर्शी ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। नमस्कार, मी साधना रणजित शिंदे, अखिल भारतीय महिला सेना सेक्रेटरी।
जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज संस्थान श्री क्षेत्र नानीज धाम। आज यहाँ पे जो महिला सम्मेलन रखा है, महिलाओं की मीटिंग रखी है, उसका हेतु है जगतगुरु श्री सिर्फ अध्यात्म नहीं बताते, अध्यात्म, व्यवहार, विज्ञान, इस सब को एक साथ मिलजुल के चलना चाहिए, ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, ऐसे जगतगुरु श्री बताते हैं। जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो निश्चित समाज की उन्नति होती है। तो अध्यात्म के साथ साथ उनकी हेल्थ का भी ख्याल जगतगुरु श्री रखते हैं। यहाँ पे जो तज्ञ डॉक्टर्स हैं उन्हें भी बुलाया जाता है, और जो भी महिलाओं की मेनोपॉज रहती है या जब उनकी बेटियाँ उनको ये जब पीरियड्स शुरू होते हैं तब क्या ख्याल रखना चाहिए, उनकी बेटियों का खान पान में क्या ख्याल रखना चाहिए, रोज़ो निवृत्ति होती है तब महिलाओं ने खुद की तरफ कैसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिला ही एक कुटुंब की आधार होती है और उसे सक्षम करना जगतगुरु श्री का हेतु है। श्री गुरुदेव। केंद्र में नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के अगले मंत्रिमंडल पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वहीं कर्नाटक जेडीएस प्रमुख एच डी कुमारस्वामी ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी कृषि विभाग में रुचि रखती है। कुमारस्वामी ने बुधवार शाम नई दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक में भाग लिया। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन यह देखना होगा कि क्या कुमारस्वामी भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कुमारस्वामी ने संवाददाताओं से कहा, बैठक में हमने एकजुट रहने का संकल्प लिया। मंत्रिमंडल के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। मेरी ऐसी कोई मांग नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले कुमारस्वामी ने पत्रकारों से कहा कि एनडीए केंद्र में सरकार बनाएगी और कृषि विभाग जेडीएस के लिए आदर्श है, जो कृषि मुद्दों को हल करना चाहती है। उन्होंने कहा, कर्नाटक की स्थिति को देखते हुए भाजपा आलाकामना इस संबंध में फैसला करेगा। कुमारस्वामी ने कहा कि एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जेडीएस कुछ विभागों की मांग करने से ज्यादा कर्नाटक के हित में मुद्दों, विशेषकर अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे के विवादों को सुलझाना चाहती है। युवा आदिवासी कल्याण मंत्री बी नागेंद्र गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा करने पर वह भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 12 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री होंगे। बुधवार को उन्हें सीएम आवास पर देखा गया। सूत्रों ने पुष्टि की है कि वह गुरुवार को इस्तीफा देंगे, जो संयोग से 6 जून है। विपक्षी भाजपा ने नागेंद्र को इस्तीफा देने के लिए यही समय सीमा तय की है। 4 बार विधायक रह चुके नागेंद्र पर कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से 187.3 करोड़ रुपए अवैध रूप से कारपोरेट्स को हस्तांतरित करने का आरोप है। निगम अधीक्षक चंद्रशेखर ने 12 दिन पहले आत्महत्या कर ली थी और उन्होंने अपनी मृत्यु नोट में उल्लेख किया था कि एक मंत्री ने मौखिक रूप से धन हस्तांतरण का आदेश दिया था। यह पैसा कथित तौर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खातों में अवैध रूप से ट्रांसफर किया गया था, जिसके खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच ब्यूरो ने इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली है। राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक ट्रैकिंग रूट पर कर्नाटक के 9 ट्रैकर्स की मौत हो गई, जब 22 ट्रैकर्स का एक समूह मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे आए भयंकर बर्फानी तूफान में फंस गया। आपदा प्रबंधन विभाग डीएमडी ने बताया कि मृतक ट्रैकर्स में से 5 की पहचान 44 वर्षीय सिंधु वकलम, 71 वर्षीय आशा सुधाकर, 52 वर्षीय सुजाता मुंगुरवाड़ी, 55 वर्षीय विनायक मुंगुरवाड़ी और 48 वर्षीय चित्रा प्रणीत के रूप में हुई है। कर्नाटक के 18 और महाराष्ट्र के एक ट्रैकर्स के अलावा 3 स्थानीय गाइडों वाला यह समूह उत्तरकाशी के सहस्त्रताल माइली की ऊंचाई पर ट्रैकिंग पर निकला था। ट्रैकर्स की आयु 34 से 71 वर्ष के बीच है। मंगलवार दोपहर को अचानक मौसम खराब हो गया। जैसे ही खबर फैली कि ट्रैकर्स रास्ते में फंसे हुए हैं, उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने मंगलवार देर शाम भारतीय पर्वतारोहण महासंघ और कर्नाटक डीएमडी को इसकी सूचना दी। बुधवार सुबह 9 बजे से बचाव कार्य के लिए भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया। कर्नाटक सरकार ने आईएएस अधिकारी विपुल बंसल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जो फिलहाल नागपुर में चुनाव ड्यूटी पर है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा बचाव अभियान पर कड़ी नजर रखने और बचाए गए ट्रैकर्स को वापस लाने के लिए देहरादून पहुंचे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। चुनाव परिणाम के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन केंद्र में सरकार का गठन करने जा रहा है। इस सरकार में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं। भाजपा के सभी सहयोगियों के मुकाबले इन दोनों के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसीलिए इस बात पर भी चर्चा होने लगी है कि मोदी कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किन मंत्रालयों और सुविधाओं की मांग करने वाले हैं। जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग खुलकर रख दी है, लेकिन ये मांग केवल जेडीयू तक सीमित रहने वाली नहीं है। टीडीपी भी लंबे समय से आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की मांग करती रही है। 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने जब एनडीए का साथ छोड़ा था तो इसकी बड़ी वजह आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने की बात भी बताई थी। अब नीतीश की पार्टी के पास 12 सांसद हैं, जबकि टीडीपी के 16 सांसद लोकसभा पहुंचे हैं। केंद्र सरकार उनके समर्थन पर निर्भर है। ऐसे में आने वाले दिनों में मोदी सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही लोकसभा स्पीकर के पद की दावेदारी कर सकती है। चर्चा है कि नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय बहुत पसंद है, इसीलिए ये मंत्रालय भी मांगा जा सकता है। साथ ही नीतीश 4 मंत्री पद भी मांग सकते हैं। दूसरी ओर नायडू केंद्र में 6 से 7 मंत्रियों की डिमांड रख सकते हैं। साथ ही वो ये भी मांग रख सकते हैं कि मजबूत पोर्टफोलियो वाले मंत्रालय उनकी पार्टी को दिए जाए। मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार रक्षा, रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्रालय मांग रख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नायडू लोकसभा स्पीकर का पद, हेल्थ, आईटी और एजुकेशन मिनिस्ट्री मांग रख सकते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 4 मंत्री चुनाव हारे हैं, जिसके बाद महिला, बाल विकास, कृषि, आदिवासी कल्याण, भारी उद्योग, कौशल विकास, बिजली और ऊर्जा मंत्रालय खाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। गठबंधन के सभी दलों की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनने के फैसले पर मोहर लग चुकी है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार है। हालांकि उनका शपथ समारोह कार्यक्रम 1 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह अब 9 जून को शाम 6 बजे होगा। पहले यह समारोह 8 तारीख को होना था, लेकिन अब इसे 1 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बारे में अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय ने जानकारी दी है कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी फोन पर बातचीत की है और उन्हें भी निमंत्रण दिया। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना ने भी निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने गुरुवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार को अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह सरकार को समर्थन करने की कोई शर्त नहीं है, लेकिन सरकार को अग्निवीर योजना को लेकर नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। त्यागी ने कहा, अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है। हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा हो और उन्हें दूर किया जाए। यूसीसी पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सीएम ने विधि आयोग प्रमुख को पत्र लिखा चुके हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सभी हितधारकों से बात करके इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। जाति आधारित जनगणना पर केसी त्यागी ने कहा, देश में किसी भी पार्टी ने जाति आधारित जनगणना को नाकारा नहीं है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में इसका विरोध नहीं किया। जाति आधारित जनगणना समय की मांग है, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। इसमें कोई पूर्व शर्त नहीं है, बिना शर्त समर्थन है, लेकिन बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि यह मुद्दा हमारे दिल में है। बता दें कि इससे पहले जेडीयू के अगले कदम को लेकर लगाई जा रही है अटकलों के बीच हाल ही में त्यागी ने कहा था
कि वे एनडीए में हैं और हम एनडीए में ही रहेंगे। जेडीयू के इंडिया गठबंधन में लौट सकने की अटकलों पर त्यागी ने कहा था, यह हमारा अंतिम निर्णय है। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को भीषण गर्मी से फिलहाल 2 दिनों के लिए राहत मिलती दिखाई दे रही है। बुधवार रात कई जगहों पर हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया है। फिलहाल सुबह तेज धूप के बजाय लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 9 जून तक फिलहाल मौसम ऐसे ही बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है, लेकिन 10 जून को फिर से भीषण गर्मी का सामना एनसीआर के लोगों को करना पड़ेगा। पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो उसने अपनी वेबसाइट पर जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक 6 जून को पारा 42 डिग्री के आसपास बना रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है। 7 जून को पारा 43 डिग्री के आसपास रहेगा और आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। 8 जून को पारा 43 डिग्री के आसपास रहेगा और गर्म हवाओं का चलना शुरू हो जाएगा। 9 जून के बाद फिर पारा होगा 45 के पार। ठीक ऐसे ही 9 जून को भी पारा 1 डिग्री बढ़कर 44 के पास पहुंच जाएगा और गर्म हवाओं का चलना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून से पारा 45 डिग्री के पार जाना शुरू हो जाएगा और आसमान में बादल छाने और तेज हवा या बारिश होने की संभावना नहीं है। माना जा रहा है कि उसके बाद एक बार फिर भीषण गर्मी का सामना एनसीआर के लोगों को करना पड़ सकता है। मुंबई में पुलिस और बीएमसी के अधिकारियों पर पथराव हुआ। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मुंबई के पवई इलाके में मुंबई पुलिस और बीएमसी के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे। यहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन मुहिम चला रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों ने मुंबई पुलिस और बीएमसी के अधिकारियों पर पथराव कर दिया। पथराव से कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी करते देखा जा सकता है। महाराष्ट्र में मानसून आ चुका है और मुंबई में काफी ज्यादा बारिश होती है। इसी वजह से प्रशासन अतिक्रमण हटाकर जल निकासी की व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश में लगा है। मुंबई में जलभराव बड़ी समस्या रही है। हर साल बारिश के मौसम में मुंबई के लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी सांसद चुने गए हैं। नतीजे के बाद मोहिबुल्लाह नदवी ने पत्रकारों से सवाल किया कि क्या आप आजम खान से मिलने सीतापुर की जेल में जाएंगे। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने आजम खान पर तंज कस दिया और कहा कि जेल जन्नत नहीं है, सुधार गृह होता है। जाने अनजाने में गलती करने से जेल होती है। मोहिबुल्लाह ने यह भी कहा कि वो आजम खान के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। इस बयान को लेकर जब आजम खान की खास कही जाने वाली मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा पूछा गया तो उन्होंने मोहिबुल्लाह नदवी को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि वह पार्टी की वजह से आज सांसद बने हैं और पार्टी में आजम खान की भी कुर्बानियां हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर बयानबाजी से बचना चाहिए। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेरूत के निकट अमेरिकी दूतावास पर हमला करने वाले एक बंदूकधारी को लिबनानी सैनिकों ने पकड़ लिया है। सैन्य और दूतावास के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। बुधवार सुबह हुए हमले में दूतावास का एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया था। यहां हिजबुल्लाह आतंकवादियों और इजरायली सैनिकों के बीच महीनों से चल रहे युद्ध की वजह से राजनीतिक गतिरोध और आर्थिक संकट पैदा हुआ है। इसके कारण सीमा के आसपास से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है।
स्थानीय मीडिया ने बताया कि दोनों ओर से मुठभेड़ लगभग आधे घंटे तक जारी रही। परिसर के पास एक गैस स्टेशन पर काम करने वाले जो अब्दो ने कहा कि उसने सुबह काम करते समय लगभग 15 से 20 गोलियों की आवाजें सुनी। उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, हम यह देखने के लिए भागे कि क्या हो रहा है, लेकिन सेना ने हमें ऊपर जाने से रोक दिया। भारत के बाद अब यूरोप में एक ऐसा चुनाव शुरू हुआ है जिसमें एक नहीं बल्कि 27 देश हिस्सा लेते। यह चुनाव यूरोपीय संघ का है। यह संसदीय चुनाव 4 दिनों तक चलता है और इसमें 27 सदस्य देश हिस्सा लेते। 4 दिन तक चलने वाली चुनाव प्रक्रिया नीदरलैंड में बृहस्पतिवार को मतदान के साथ शुरू हुई। नीदरलैंड यूरोपीय संघ EU का एकमात्र सदस्य देश है जिसने अपना 1 दिवसीय मतदान इतनी जल्दी शुरू किया है। इसके बाद शुक्रवार को आयरलैंड और सप्ताहांत में यूरोपीय संघ के बाकी देश मतदान में हिस्सा लेंगे। हालांकि एस्टोनिया में सोमवार से लेकर 6 दिन तक मतदान हो सकता है। सभी सदस्य देशों द्वारा मतदान पूरा करने के बाद रविवार रात को पूरे यूरोप के परिणाम घोषित किए जाएंगे। नीदरलैंड में 6 महीने पहले ही रीट वाइडल्स की दक्षिणपंथी पार्टी फॉर फ्रीडम ने राष्ट्रीय संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर पूरे यूरोप में हलचल पैदा कर दी। मतदान से संकेत मिलता है कि वाइल्डर्स उसी लोकप्रियता का लाभ उठा सकते हैं और EU के अधिकांश क्षेत्र के लिए उनका महत्व बढ़ जाएगा। 5 साल पहले हुए यूरोपीय संघ के पिछले चुनाव के बाद से 3 EU देशों में लोग लुभावन धुर दक्षिणपंथी और चरमपंथी दल सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं कई अन्य सरकारों में ये गठबंधन में शामिल है। माना जा रहा है कि पूरे महाद्वीप में इन्हें मिलने वाला जन समर्थन बढ़ रहा है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटका चालकर ಒಕ್ಕೂಟ ಬೀದರ್ शाखा ने श्रीराम ऑटो फाइनेंस के विरुद्ध प्रदर्शन किया। एचडी कुमारस्वामी की नजर कृषि विभाग पर। युवा एवं आदिवासी कल्याण मंत्री नागेंद्र 6 जून को इस्तीफा दे सकते हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार बननी तय है। इस बीच एनडीए गठबंधन में मंत्रालयों के बंटवारे के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा जारी है। 8 नहीं अब 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे हो सकता है समारोह। अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।